हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। 2 दिन का रेस्ट और फाइनली एक नया वीक हम लोगों का शुरू हो चुका है। और ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को भी कि समय बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है? रोज सोमवार आ जाता है 2-4 दिन के बाद। और लगभग जुलाई लास्ट तक आपका जो सिलेबस है वो एंड भी हो जाएगा। तो 1 महीने और साथ हैं, और 1 महीने बस और डट कर आप पढ़ लो। जब इतने दिन से आप पढ़ रहे हो तो काफ़ी दिन तो नहीं हुए, सर 1.5-2 महीना तो हो ही चुका है साथ में। तो चलिए, परसेंटेज एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, और मेरा टारगेट है कि इस वीक में मैं प्रॉफिट लॉस ख़त्म कर दूं, और आपका जो डिस्काउंट है उसे शुरू हम कर दें इस वीक में। अगर आज कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है ना, 2 क्लास हो चुकी हैं, तो प्रॉफिट लॉस भी ख़त्म हो जाए तो भी काफ़ी है। तो अगले वीक में हम फिर डिस्काउंट और बेईमान दुकानदार और साधारण ब्याज शुरू कर देंगे अगले वीक में। तो चलिए, करते शुरू अपनी क्लास को। बहुत आसान चीज़ों के साथ शुरुआत की थी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। बात है टाइप 4 की। 3 टाइप हम पढ़ चुके थे, तीसरा टाइप तो बहुत आसान था। तो चलिए, फोर्थ टाइप भी कुछ कुछ ऐसा ही है। क्या है इसमें, जरा देखिए। यस, सवाल है कि यदि 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, 50 खिलौनों के विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो लाभ परसेंट, और ये 2 दशमलव तक पूर्णांकित यानी कि अप्रोक्सीमेट आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले उसने बोला 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य। तो क्या मैं 30 SP लिख सकता हूं? भाई, 30 खिलौनों के विक्रय मूल्य को, 30 खिलौनों के सेलिंग प्राइस को क्या मैं 30 SP लिख सकता हूं? आप कहेंगे कि सर 50 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 50 का क्रय मूल्य गुणा CP। ओके, अब आप देखो, 0 से 0 गया। अगर मैं CP और SP का रेशियो लूं तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य के सामने क्या है? क्रय मूल्य के सामने सर 3 है, और विक्रय मूल्य के सामने क्या है? 5। यानी कि आप ऐसे सोचो कि कोई चीज, बच्चा ऐसे सोचो आप कि कोई चीज 3 रुपए में खरीदकर 5 में बेच दी, तो क्या उस पर प्रॉफिट हुआ है 2 रुपए का? आप कहेंगे हाँ जी सर। और अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो आप कहेंगे 2/3 गुणा 100। भाई, बटा 3 का मतलब है कि नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ही रहेगा। तो 2/3 गुणा 100 यानी कि ये आ जाएगा 66.67%। 1/3 कितना होता है? 33.33। तो 2/3 क्या हो जाएगा? उसका डबल कर दो, 66.66, या फिर उसे हम राउंड ऑफ में कहते हैं 66.67। क्या बोलते हैं बच्चा? 66.67 बिल्कुल सही जवाब है। एक बार मुझे सैटरडे में जो परसेंटेज का क्विज हुआ, अपना अपना स्कोर बता दो जिन लोगों ने उसे अटेम्प्ट किया। देखो, जिन लोगों ने नहीं किया उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं बच्चे। आप लोग बस आराम से क्लास देखो और एंजॉय करो। अगला बैच भी आएगा 2.0, उसमें भी जुड़ जाना। उससे अगला बैच आएगा, उसमें जुड़ जाना। बैच इस आते रहेंगे, आप जुड़ते रहना, क्योंकि आप तो इस बैच को सीरियस ले ही नहीं रहे हो। जिन्होंने अटेम्प्ट किया, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि कितना आप लोगों का स्कोर रहा। 33, 34, 45। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इतने भी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, लगभग ऑलमोस्ट बच्चे 30+ हैं। भाई वाह। तो 30+ आपका स्कोर है। मेहनत थोड़ी सी देखो, जिनका स्कोर 45 या उससे ऊपर है, आराम से रिलैक्स हो जाओ, बस रिवीजन करते जाओ। परसेंटेज फिक्स है, कैसा कहीं से कुछ भी सवाल आ जाए उड़ा दोगे आप। जिनके 40 से और 45 के बीच में है, आप भी 45+ वाले बच्चे में ही शामिल होने वाले बच्चे हो। जिनके 40 से 45, बस आपका क्या हुआ, 1-2 सवाल गलती से मिस्टेक हो गया, है ना? बोलते हैं ना, गलती से मिस्टेक, इस वजह से आप 40 से 45 के बीच में रह गए। अब जो बच्चे 30 और 40 के बीच में हैं, बच्चे आपको थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है। आपको या तो प्रॉपर टाइम नहीं मिला, या फिर आपने जल्दबाजी में अटेम्प्ट किया।
थोड़ा सा रिवीजन आप करेंगे तो हो जाएंगे जी। जिनके 30 से कम है आपको पूरे चैप्टर का दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत है। जिनके 30 से कम है उनको जरूरत है कि पूरे चैप्टर का फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू द लास्ट क्लास नहीं लेनी, क्लास के क्वेश्चन और वर्कशीट का बार बार आपको रिवीजन करना है। जिनके 20 से कम है उनके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज संभल जाओ, सुधर जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दे लो। देखो कह रहा है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? भाई उसने क्या बोला? 72 का क्रय मूल्य, यानी कि 72 का क्रय मूल्य 72 कॉस्ट प्राइस बराबर 60 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 60 सीपी, 60 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 60 सीपी एसपी, सॉरी 60 एसपी विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो यहां से आप कहेंगे 12 से कटेगा, 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72। अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लूं तो आप कहेंगे सर सीपी के सामने 5 और एसपी के सामने 6, यानी कि कोई चीज 5 में खरीद कर 6 में बेची गई तो भाई उस पर तो प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का। और अगर परसेंटेज में बताना है तो 1/, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस गुणा 100। 1/5 का फ्रैक्शन का परसेंटेज 20% होता है, दुनिया जान गई अब इस बात को कि 1/5 परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का परसेंटेज 20% होता है। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। 8 सही 1/3 का क्या होता है? 1/12। 18% तो 18 ही है, इसका क्या बताएं। 8 से 1/3 का क्या होता है? 1/12। 12 4 में 12, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इस सवाल को देखिए जरा, बताओ जल्दी से इसका जवाब। क्विज होती है बच्चे आपके, जब जहां आप बैच में पढ़ रहे हो ना, इस क्लास को बैक करोगे, हल्का सा एक बार ही बैक करना है बस, तो आपकी बहुत सारी क्लासेस खुल जाएंगी। आपका जो पेड कोर्स है ना उस पर आप क्लिक करते हो, व्यू कोर्स लिखा होता है, जहां पर क्लिक करते ही ऊपर जो ऊपर कॉलम से बने हुए हैं छोटे छोटे, उसमें एक कॉलम आपका मॉक क्विज का है, उसी में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, आपके कोर्स के अंदर ही डलती है। यदि 28 क्रिकेट बल्लों का क्रय मूल्य 32 क्रिकेट बल्लों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंटेज। भाई कह रहा है 28 का क्रय मूल्य, तो 28 सीपी किसके बराबर है? 32 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 32 एसपी। 4 सत्तू 28, 4 अट्ठू 32, तो हम कहेंगे सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया जी? सीपी के सामने 8 और एसपी के सामने 7। अब आप ऐसा सोचो कि कोई चीज 8 रुपए में खरीद कर, ऐसे सोचो कोई चीज 8 रुपए में खरीद कर 7 में बेची गई है, तो भैया उस पर तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया 1 रुपए का। क्या हो गया? उस पर तो लॉस हो गया 1 रुपए का। तो हम कहेंगे लॉस परसेंटेज में बताना है तो 1/8 और गुणा 100। 1/8 परसेंटेज का फ्रैक्शन भी दुनिया जान गई 12.5% होता है। इतनी स्पीड से आपको पता होना चाहिए, जहां भी 1/8 परसेंटेज दिखे तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए 12.5% है ये। कितना? 12.5%। अगला सवाल, चलिए ये सवाल देखिए जरा। बताइए जरा बच्चे। कह रहे हैं 90 मेज का क्रय मूल्य एक्स मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, यदि 50% का प्रॉफिट होता है तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो देखते हैं कौन कौन बच्चा इस सवाल को करता है।
90 मेज का क्रय मूल्य है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये 90 सीपी, और ये किसके बराबर है, एक्स मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एक्स एसपी। अब यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लूंगा, तो एक्स के सीपी के सामने एक्स और एसपी के सामने 90, ये रेशियो आपको मिल गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अब सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला है कि 50% का लाभ होता है। बच्चे 50% का लाभ, इसका मतलब क्या है कि उसे खरीदा अगर 100 में गया होगा, तो उसे बेचा कितने में गया है, जरा बताना भाई। किसी चीज पर अगर 50% का प्रॉफिट है, इसका मतलब कि अगर उसे 100 में खरीदा गया, तो लाभ का मतलब है 100 से ज्यादा में बेचना, यानी कि 100 में खरीदा गया तो उसे 150 में बेचा गया है। तो आप कहेंगे 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 2:3 का आपको मिल गया। तो आप कहेंगे सर यहां दो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम 2:3 का कहेंगे, भाई यही रेशियो जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 50% के लाभ से हमें पता चला है कि अगर 100 में खरीदा तो 150 में बेचा, यानी कि 2:3। तो इसे हम यहां लिखेंगे, तो हम कहेंगे 3 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 90/3, यानी कि 30। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 गुणा 30, भाई 1 यूनिट 30, तो 2 की वैल्यू आएगी 60। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 60। बस यही आपने निकालना था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है कि भैया एक रेशियो, एक अनुपात तो आपने यहां से निकाला कि 90 का क्रय मूल्य x के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 90 सीपी बराबर x एसपी। तो सीपी एसपी का रेशियो x और 90 आपको एक तो यहां से मिला, दूसरा उसने बोला कि 50% का लाभ होता है, तो अगर 100 में खरीदा तो 150 में बेचा होगा, तो 2:3 का रेशियो एक यहां से मिल गया। तो हमने बोला कि भैया 2:3 का रेशियो ये लिखा, तो हमने कहा इस 3 यूनिट की वैल्यू 90 के बराबर है, तो 1 यूनिट 30, तो 2 यूनिट आपका 60, यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 60 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। ओके, वेरी गुड, बहुत आसान सवाल है, अच्छा क्वेश्चन भी है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ नए तरह के सवाल करते हैं अब, इसी में ही, इसी में ही कुछ नए तरीके के सवाल करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज मुझे बतानी होगी कि अगर मैं आपको लाभ की बात करूंगा, प्रॉफिट क्या होता है, और अगर मैं हानि यानी कि लॉस की बात करूंगा, तो लॉस क्या होता है, बताइए। आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं प्रॉफिट बराबर क्या होता है, देखो लाभ कब होता है, आप ऐसा सोचो कि प्रॉफिट कब होता है, जब बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो और खरीदने वाला कम हो। भाई मैं कोई चीज 100 में खरीद रहा हूं और मैं 150 में बेच रहा हूं, तो मैंने 100 से ज्यादा में बेचा, मुझे प्रॉफिट हुआ। यानी कि बड़ी वैल्यू क्या है, बेचने वाली, और कम वैल्यू छोटी क्या है, खरीदने वाली। तो एसपी माइनस सीपी। और अगर मैं लॉस की बात कर रहा हूं, लॉस का मतलब है कि जिस मूल्य पर मैं खरीद रहा हूं ना, उससे कम में बेच रहा हूं। मान लो मैं कोई चीज 50 रुपए की खरीद रहा हूं और मैंने 30 में बेच दी, तो भाई मुझे नुकसान हो गया ना, 50 में खरीद के लाया, 30 में बेचा, नुकसान हो गया। यानी कि खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है, तो सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, तो लॉस का मतलब हो गया सीपी माइनस एसपी। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़े से अलग तरह के सवाल कराता हूं, क्या है सवालों में जरा देखना। ये सवाल आपके सामने है बच्चा, इसको एक बार देखिए जरा, जस्ट आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग सवाल है ये। आप इस सवाल को जस्ट पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि इस सवाल में ओवरऑल सचिन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है।
बस ओवरऑल इतना मुझे बता दो। पूरा सवाल पढ़ के कैसे होगा, कैसे शुरुआत होगी, क्या आंसर आएगा, आप टेंशन लो ही मत। आप मुझे जस्ट ये बताओ कि ओवरऑल सवाल आपने पढ़ा तो सचिन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बस। क्योंकि आप अगर इतना भी बता गए तो आप बहुत कुछ बता गए। यस, बहुत बढ़िया। आपने पढ़ा कि सचिन ने 153 कुर्सी बेची, अच्छा, और उसे 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इतना जैसे ही आप पकड़ गए तो मैं कह रहा हूं आपने 70% सवाल खत्म कर दिया इसी बात से कि भैया उसने 153 कुर्सी बेची और उसे 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर के जितना लाभ हुआ है। एक्चुअल में उसने कितनी कुर्सी बेची है? 153। लेकिन जब मैं सचिन से पूछने गया कि भाई तुम्हें 153 कुर्सी बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, सचिन हल्का सा मुस्कुराया, अरे सर खर्चा पानी निकल गया। मैंने कहा यार मजाक मत करो, सही बताओ। सचिन ने कहा ठीक है सर, मैं आपको एग्जैक्ट रुपए में तो नहीं बताऊंगा कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मैंने 153 कुर्सी बेची है ना, तो मुझे इतना लाभ हुआ जितना मुझे 85 कुर्सी बेचने पर रुपए मिलते। ऐसा उसने एक पहेली के रूप में मैं उलझा दिया। उसने कहा कि मैं रुपए में नहीं बताऊंगा कितना लाभ हुआ, लेकिन मुझे इतना लाभ हुआ जितना 85 कुर्सियों का मेरी मेरी 85 कुर्सियों का विक्रय मूल्य है, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है इन 153 कुर्सियों पर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअल में सचिन ने कितनी कुर्सी बेची है? 153। ये जो 85 कुर्सी है ना, ये तो उसने एक पहेली के रूप में अपना प्रॉफिट बताया है मुझे। ये 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ये तो एक पजल के रूप में मुझे अपना प्रॉफिट दिखाया सचिन ने। एक्चुअल में उसने 153 कुर्सी बेची। इतनी बात आपको समझ में आई? उससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ओवरऑल उसे प्रॉफिट या लॉस, आपने देखा ओवरऑल तो उसे लाभ हुआ है, बस इतना सा आपको पकड़ना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है कि ओवरऑल अगर उसे प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। इतना लिखा आपने। आपने सबसे पहले क्या देखा? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो आपने देखा ओवरऑल तो प्रॉफिट है, लाभ है। अब लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। फिर उसने कहा कि कितना लाभ हुआ? 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य, तो प्रॉफिट के नीचे लिख दो 85 और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। प्रॉफिट के नीचे क्या लिख दो? 85 एसपी। और उसने एक्चुअल में कितनी कुर्सी बेची है? 153। भाई 153 बेची हैं तो 153 खरीद कर भी लाया होगा, तो एसपी के नीचे लिख दो 153 एसपी और सीपी के नीचे लिख दो 153 सीपी। बस अब यहां से आप सीपी एसपी का रेशियो बना लो। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस सवाल में आपने सबसे पहले देखा कि उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आपने देखा कि सर उसे तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ। तो फिर आपने लिख दिया कि लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। फिर आपने बोला कि सर 85 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, विक्रय मूल्य के, तो आपने प्रॉफिट के नीचे लिख दिया 85 एसपी। और एक्चुअल में उसने कितनी कुर्सी बेची है? 153। तो एसपी के नीचे 153 और सीपी के नीचे 153 सीपी। बस इतना सही तो काम करना है, और क्या करना है इसमें। अब क्या करो, ये एसपी है इसको उधर ले जाओ और सीपी वाले को इधर ले आओ। तो 153 सीपी बराबर 153 एसपी माइनस 85 एसपी, है ना। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो 13 में से 5 गए 8 और 14 में से 8 गए 6, है ना, 68 ही आएगा ना। 68 एसपी बराबर 153 सीपी। तो ये जाएगा 17 चौको 68, 17 निम्मा 153। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया? सीपी के सामने 4 और एसपी के सामने 9। यानी कि कोई चीज 4 रुपए में खरीद कर 9 रुपए में बेच दी। कोई चीज 4 रुपए में खरीद कर 9 रुपए में बेच दी, भाई उसे प्रॉफिट हो गया 5 रुपए का। और अगर परसेंटेज में बताना है तो 5/4
गुणा 100। तो 4 से कटेगा 25 बार, और 25 पंजे 125%। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 125% का प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से आपने देखना है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर 153 सीपी क्यों लिखा? भैया उसने 153 कुर्सियां बेची हैं। अब 153 बेची हैं तो मैंने लिख दिया 153 एसपी। फिर सीपी के नीचे मैंने लिखा कि अगर उसने 153 बेची तो 153 खरीद कर भी तो लाया होगा। 153 खरीद कर भी तो लाया होगा। तो बेचने वाले में से खरीदने वाले का मूल्य घटा दिया, प्रॉफिट मिल गया मुझे। 153 का विक्रय मूल्य में से 153 का क्रय मूल्य माइनस किया मैंने, तो मुझे क्या मिला? प्रॉफिट मिला। और वो प्रॉफिट किसके बराबर है? 85 के विक्रय मूल्य के बराबर। ऐसे लिखा मैंने। ये अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे आप महंगा सवाल लिखना। महंगा एक और सवाल दूंगा ऐसा ही, डोंट वरी। एक और सवाल है, ये सवाल देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। बताओ इसे जल्दी से। कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो बताओ लाभ परसेंट क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस आपको डिजिट वगैरह चेंज करके दी है। आपने सवाल पढ़ना है और ये देखना है कि सवाल में ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है। सवाल में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो आपने पढ़ा 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। कई बार सवाल में हानि भी होती है, उस टाइम हानि का हमें फॉर्मूला लिखना है कि हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लाभ हुआ है तो हम कहेंगे प्रॉफिट बराबर हो गया एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट कितना हुआ है? 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर। ये विक्रय मूल्य के बराबर, कई सवालों में यहां क्रय मूल्य के बराबर भी होगा तो सीपी लेना है, लेकिन इस सवाल में बोला है कि 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ है, तो लाभ के नीचे क्या लिखना है? 11 एसपी, क्योंकि 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ। और उसने बेचा कितना है कपड़ा? भाई उसने कपड़ा बेचा कितना है? आप कहेंगे 33 मीटर कपड़ा बेचा है। तो अगर उसने 33 बेचा तो 33 मीटर खरीद कर भी तो वही लाया होगा, तभी तो 33 बेचा। तो आप क्या करो, एसपी के नीचे लिख दो 33 एसपी, और सीपी के नीचे लिख दो 33 सीपी। यानी कि 33 मीटर के विक्रय मूल्य से अगर आप 33 मीटर का क्रय मूल्य माइनस कर दोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा कितना? 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर। अब क्या करो, 11 को उधर ले जाओ, सीपी को इधर ले आओ। तो 33 सीपी बराबर 33 में से 11 गया, कितना आएगा? 22 एसपी। मैंने सीधा घटा दिया, इस 11 को 33 में से सीधा घटा दिया। 11 तिया 33, 11 दूनी 22। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया भैया? इसके सामने 2, उसके सामने 3। यानी कि कोई चीज 2 में खरीद कर 3 में बेची गई है तो 1 रुपए का प्रॉफिट। और अगर परसेंटेज में बताना है तो 1/2 गुणा 100, ये आ गया 50%। कितना आ गया? 50%। इस तरह के क्वेश्चन में ये तो सवाल रहे वो, जब वो परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस पूछेगा। कई बार वो कुछ और भी पूछ सकता है, जैसे कि आपके सामने ये रहा सवाल। एक बार देखिए इस सवाल को, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। बताइए भाई।
सवाल है 15 गेंद को 1220 में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब इस सवाल में हानि हो गई और ये बहुत महंगा सवाल है, बहुत महंगा। डॉलर में वैल्यू है भाई इसकी, इसकी वैल्यू डॉलर में है, तो स्टार लगा लेना। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल। सवाल कह रहा है कि 15 गेंद को 1220 में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल में ओवरऑल नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? ओवरऑल बोलो। इस सवाल में ओवरऑल नुकसान है या फायदा है? आपने सवाल पढ़ा तो आपको पता चला कि 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो गया सर, हानि हुई है। अब जैसे ही आपने नुकसान देखा तो आपको दिमाग में आया कि यार लॉस बराबर तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाता है। भाई यही तो मैंने बढ़ाया आपको कि हानि कब होती है, लॉस कब होता है, जब मेरा बेचने वाला मूल्य कम हो और खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो तो नुकसान होता है। तो ज्यादा में से कम को घटाना है तो खरीदने वाले में से बेचने वाले को माइनस कर दिया। यस। अब आगे बढ़ते हैं। उसने बोला 5 गेंद के, 1 मिनट में आया, आप तब तक ये सवाल करो। हाँ, आपने देखा कि ओवरऑल उसे नुकसान हुआ है, तो नुकसान का मतलब है कि भैया सीपी माइनस एसपी। फिर आपने देखा कि भैया 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर है। इस बार जो उसने अपना नुकसान पहेली में रखा है ना, पजल में, वो बोला है 5 गेंद का क्रय मूल्य, विक्रय नहीं क्रय मूल्य। तो हम कहेंगे 5 सीपी। क्या बोलेंगे? 5 सीपी। और उसने कितनी गेंद बेची है, कितनी, कितने रुपए में बेची है, वो बाद की बात है, वो बाद की बात है। बेची कितनी गेंद है? आप कहेंगे कि सर 15 गेंद बेची है। कितनी गेंद बेची है बच्चा? 15 गेंद बेची है। तो भैया 15 खरीद कर भी लाया होगा, तो 15 सीपी माइनस 15 एसपी। तो यहां क्या करो, एसपी को इधर ले आओ, सीपी वाले पार्ट को उधर ले जाओ। 15 एसपी बराबर, ये 5 उधर जाकर घटेगा 15 में से, तो 15 10 सीपी। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो बच्चा सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया? सीपी के सामने 3 और एसपी के सामने 2। अब चलो यहां तक तो हम हर सवाल में कर रहे थे। इसके बाद हमसे वो प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह वगैरह पूछता था, तो हम कहेंगे कि भैया 3 रुपए में खरीद कर 2 में बेच दिया, तो 1 रुपए का नुकसान बटा 3 गुणा 100। अगर वो प्रॉफिट लॉस में पूछेगा, जो भी पूछेगा परसेंटेज, लेकिन यहां उसने रुपए में पूछा और वो भी पूछा कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है। अब यहां तक तो हम हर सवाल में कर रहे थे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने देखा ओवरऑल सवाल में प्रॉफिट या लॉस, इसमें लॉस था, तो हानि यानी कि लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। कितने का लॉस है? 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर लॉस है, तो 5 सीपी, और 15 गेंद को बेचा है तो खरीदा भी होगा, 15 सीपी माइनस 15 एसपी। रेशियो निकाला 3:2, रेशियो निकाला 3:2। अब मुझे बताओ ये 15 गेंद को कितने में बेचा है उसने? सर 15 गेंद को 1220 में बेचा, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1220। ये 15 गेंद का विक्रय मूल्य है, तो भैया 2 यूनिट का मतलब 1220, 1 यूनिट का मतलब आएगा 610।
तो भैया 3 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 3 × 610। 0 3 एकम 3, 3 6 18। अब ये जो 1830 है ना, ये 15 गेंद का कॉस्ट प्राइस आ गया। भाई ये जो 1220 था, ये 15 गेंद का विक्रय मूल्य था कि नहीं? आप कहेंगे हाँ। तो 2 यूनिट का 1220, 1 यूनिट 610, तो 3 यूनिट 1830। ये 1830 जो आया है, ये 15 गेंद का क्रय मूल्य आ गया, 15 गेंद का कॉस्ट प्राइस आ गया। उसने एक गेंद का कॉस्ट प्राइस पूछा, तो आप कहेंगे 1830 बटा 15। तो 15 एकम 15, 3 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बच्चा? 122 आ गया। बिल्कुल करेक्ट है। और ये मैंने बोला है बहुत महंगा सवाल है। आप दो दो तीन तीन बार मैंने समझाया इसको धीरे धीरे, आप इसे एक बार देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हो सकता है यहां पे आके थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो, मैं फिर से रिपीट करता हूं। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। उसके बाद था कि 15 गेंद को 1220 में बेचा, तो मैंने कहा बेचना वाला सेलिंग प्राइस तो ये रहा 2, तो 2 यूनिट 1220, 1 यूनिट 610, तो 3 यूनिट 1830। अब ये 1220 15 गेंद का ही तो विक्रय मूल्य था, तो ये 1830 क्या होगा? 15 का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 122। बस इतना सही तो करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, ये सवाल बड़ा, एक मतलब टाइप बड़ा अच्छा है। इसमें मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि भाई मान लो मैं दुकानदार हूं, मान लो मैं दुकानदार हूं, और मैं क्या करता हूं, मैं 6 पेन खरीद के लाता हूं, 6 पेन खरीद के लाता हूं। सपोज दैट मैंने खरीद के लाया इन्हें 100 200 रुपए में। ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है मेरा खरीदने वाला। मैं गया मार्केट और मैं 6 पेन 200 रुपए में खरीद के ले आया, 6 पेन 200 रुपए में खरीद के ले आया। उसके बाद मैं इन्हें बेचने गया। तो जब मैं इन्हें बेचने गया तो मैंने क्या किया, मैंने दो पेन को 50 रुपए में बेच दिया। मैंने 2 पेन को 50 रुपए में बेच दिया। अब मैंने देखा कि भैया 200 रुपए में तो मैं खरीद के लाया और 50 रुपए में बेच दिया। यार मुझे तो 150 रुपए का नुकसान हो गया। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत? मुझे तो 150 रुपए का लॉस हो गया। क्या ये बात सही है या गलत है, बताओ। अगर मैंने ये देखा कि मैं खरीद के लाया हूं 200 रुपए, अपनी जेब से 200 रुपए दिए और मेरी जेब में केवल 50 रुपए आए, भाई मुझे तो 150 रुपए का लॉस हो गया। क्या मैं सही हूं या गलत हूं, बोलिए। गलत क्यों? क्यों गलत क्यों हूं मैं? भाई सीधा सीधा दिख रहा है, मेरी जेब से 200 रुपए गए और विक्रय मूल्य मैंने 50 रुपए ही बेच दिया। यस, आप सही कह रहे हो कि सर जब तक आप पेन की संख्या बराबर नहीं करोगे, जब तक आप पेन की संख्या, नंबर ऑफ पेन इक्वल नहीं करोगे, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे बता सकते हो? यानी कि अगर आप 6 पेन खरीद के लाए हो ना, तो 6 पेन को बेचो और तब पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ है। बात सही है भाई, ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर मैंने 2 पेन 50 में बेचे हैं, तो मैं 3 से गुणा दोनों तरफ कर दूं, तो क्या मैं ये कहूंगा कि मैंने 6 पेन 150 रुपए में बेचे हैं? मैंने 3 से गुणा दोनों तरफ क्यों किया? कोई बताएगा मुझे? कोई बताओ मुझे, मैंने 3 से गुणा क्यों किया? क्योंकि मुझे 6 पेन खरीद के लाया था, तो ये भी मुझे 2 तिया 6 बनाना था। मुझे संख्या बराबर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब 6 पेन 200 में खरीद के लाया
और 6 पेन 150 में बेचे, जब संख्या बराबर होगी तभी पता चलेगा कि भैया प्रॉफिट है या लॉस है, या फिर कितने का प्रॉफिट है या कितने का लॉस है। हमें संख्या बराबर करनी पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे समझाने वाला था आपको, कि अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस बताना है तो मुझे नंबर को इक्वल करना पड़ेगा। बस अब मैं कहूंगा 200 में खरीद के लाया, 150 में बेच दिया, तो भैया 50 रुपए का लॉस हो गया। अब मैं साफ साफ बोल दूंगा कि भैया 150 200 में खरीद के लाया, 150 में बेच दिया और मुझे 50 रुपए का लॉस हो गया। परसेंटेज में बताना है वो भी बता दूंगा कि भैया 50/200 गुणा 100। यहां समझ में आया मुझे कि अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस बताना है तो मुझे संख्या बराबर करनी पड़ेगी, मुझे नंबर इक्वल करने पड़ेंगे। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो जरा देखिए बच्चा इस सवाल को। बताओ भाई। कह रहा है एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? तो आप कहेंगे कि एक तरफ तो लिखो वस्तु और एक तरफ लिखो मूल्य, एक तरफ वस्तु और एक तरफ उनका मूल्य, एक तरफ आप लिखो आर्टिकल, दूसरी तरफ लिखो उनका प्राइस, आर्टिकल और प्राइस। अब कह रहा है कि उसने 6 केले खरीदे हैं 10 रुपए में, तो 6 वस्तु 10 रुपए में खरीदी, क्रय मूल्य, बेची कितने में है? कह रहा है भैया 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 4 वस्तु 6 रुपए में बेची। तो कह रहा है बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। भैया हम बता ही नहीं सकते जब तक की संख्या बराबर नहीं होगी, जब तक की संख्या बराबर नहीं होगी हम प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा जरा बताना। संख्या बराबर कर रहा हूं मैं, तो संख्या का एलसीएम ले रहा हूं मैं, ये आ गया 12। भाई 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। अब मुझे अगर इस 6 को 12 बनाना है तो 2 से गुणा करनी है, 6 दूनी 12 होता है, तो फिर इसको भी 2 से गुणा करेंगे। भाई ये सब चीज सेम ही तो है, रेशियो ही तो है। अगर इस 4 को 12 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मुझे संख्या को बराबर करना है, और अगर संख्या को बराबर करना है तो 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 2 की गुणा, 4 तिया 12, 3 की गुणा। तो अब आपको पता चल गया कि 12 वस्तु 20 रुपए में खरीदी और 12 वस्तु 18 रुपए में बेच दी। अब आपको पता चल गया क्योंकि संख्या आपने बराबर कर दी। अब आपसे जो पूछा आप निकाल लो। कह रहा है बताओ लाभ या हानि परसेंटेज क्या है। आपसे क्या पूछा बच्चा? लाभ या हानि परसेंटेज क्या है। तो आप देखो 20 रुपए में खरीदी गई और 18 में बेच दी गई, लॉस हो गया 2 रुपए का। भाई 20 रुपए में खरीदी गई, 18 में बेच दी गई, लॉस हो गया 2 रुपए का। और लॉस परसेंटेज निकालना है तो 2 बटा क्रय मूल्य 20 गुणा 100, तो 2 धाम 20, जीरो से जीरो गया, तो पता चला 10% का नुकसान है, प्रॉफिट नहीं नुकसान। 20 रुपए की चीज 18 में बेची गई है तो 2 रुपए का नुकसान है, तो आपका जवाब आएगा 10% का लॉस, ऑप्शन नंबर बी। अब इसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, मिनटॉस तरीका। ये तो हो गया आपको जब आप वस्तु को बराबर करके आप बता रहे हो। अब इसका एक सेकंड मेथड है, लेकिन सुनो, सेकंड मेथड की एक कंडीशन है। सेकंड मेथड की क्या है बच्चा? सेकंड मेथड की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो?
कि वो केवल तभी लगेगा जब आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट में पूछ रहा हो। वो सेकंड मेथड की यही कंडीशन है कि जब आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट में पूछ रहा हो तभी आप वो सेकंड मेथड लगा सकते हो। अब क्या है वो सेकंड मेथड, जरा देखिए। ये सब मैं यहां से रफ कर रहा हूं, आपको कोई संख्या बराबर करने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है आपको संख्या वंख्या बराबर करने की। बस एक चीज ध्यान रखना कि जब आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट में पूछेगा बच्चा, तभी आप ये सेकंड मेथड लगाओगे, तभी आप ये सेकंड मेथड लगाओगे कि भैया 6 वस्तु 10 रुपए में खरीदी गई और 4 वस्तु 6 रुपए में बेच दी गई। इतना आपने लिखा सवाल में से ढूंढकर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है ध्यान रखना, इधर तो नीचे वाली संख्या और इधर ऊपर वाली संख्या, इस तरीके से क्रॉस में करनी है। ये जो चिन्ह है ना, इन्हें अगर आप भूल गए तो सवाल गलत कर जाओगे आप। सेकंड मेथड ये थोड़ा सा करंट लग सकता है इसमें, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी की है, इस 10 की इस 4 में गुणा की है और यहां लिख दो 40 और बचे हुए की ऐसे कर दो 6 36। इस 10 की इस 4 में करनी है 40 और 6 36। ठीक है, अब आप देखो 40 रुपए की चीज 36 में बेच दी, 40 रुपए की चीज 36 में बेच दी, तो भैया कितने रुपए का नुकसान हो गया, 4 रुपए का लॉस हो गया। और परसेंटेज में बताना है तो 4/40 गुणा 100। तो आप कहेंगे 4 धाम 40, 0 से 0 गया, 10% का लॉस हो गया। सर क्या हो गया, 10% का लॉस, 10% का नुकसान हमें हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब किधर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कभी भी आप जीवन में गलती ना करो। इस चीज का भी एक तरीका बताऊं तुम्हें, चलो इसका भी एक तरीका बता देता हूं, सुन लो तो उसका तरीका भी। फिर आप ये 40 और 36 को यहां मत लिखो, आप ऐसे सोचो, आप क्या करो बच्चा, आप ऐसे सोचो कि ये वाला पार्ट क्रय मूल्य का है, ये वाला पार्ट विक्रय मूल्य का। तो यहां हमें क्रय मूल्य लिखना है और यहां हमें विक्रय मूल्य। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगी तभी यहां पर लिखा जाएगा 40, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगी तभी यहां लिखा जाएगा 36। अब आप देख लो, 40 रुपए की चीज 36 में बेची, 4 का नुकसान, 40 पर गुणा 100, 10% का लॉस। तो ये अभी आप कभी गलती ना करो, तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्रय मूल्य वाली चीज यहां लिखी जाएगी और विक्रय मूल्य वाली चीज यहां। तो यहां लिखने के लिए 4 धाम 40 और 6 छिंग 36 नीचे ऐसे। लेकिन क्रॉस मेथड तभी लगेगा जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट में पूछ रहा हो बस। अब एक सवाल मैं और दूंगा आपको, जरा इस सवाल को बताओ, यूपी कांस्टेबल में ही पूछा गया सवाल है ये भी। बताइए भाई जल्दी से इस सवाल को। कह रहा है यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा गया और उन्हें 60 रुपए में 50 की दर से बेचा गया तो लाभ परसेंट कितना है। क्या करो, एक तरफ वस्तु लिखो और एक तरफ लिखो मूल्य। यहां लिखो क्रय मूल्य, यहां लिखो विक्रय मूल्य। उसने क्या बोला, 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा, यानी कि वस्तु है 60 और खरीदा 50 रुपए में। फिर कह रहे 60 रुपए में 50 की दर से बेचा, कितने में, 60 रुपए में। तो आपको क्रय मूल्य वाला यहां लिखना है, विक्रय मूल्य यहां। तो उसके लिए इन दोनों की क्रॉस होनी चाहिए, 50 गुणा 50 2500, और इन दोनों की क्रॉस होनी चाहिए 3600। ठीक है, तो आप देखो 2500 की चीज 3600 में बेची है भैया, तो 1100 रुपए का फायदा हो गया। भाई 2500 रुपए की चीज खरीदी हुई, अगर मैं
3600 में बेच दूं तो क्या 1100 रुपए का फायदा होगा कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। और अगर परसेंटेज में बताना है तो 1100 बटा 2500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, या इन 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 चौके 100 और 11 चौकू 44। कितना आ गया? 44% का प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बताइए। चले आगे। थोड़ा सा अच्छा सवाल कराऊं आपको? चलो, थोड़ा अच्छा सवाल कराने से पहले दो तीन और आसान आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल कह रहा है 500 पेपरों का एक रिम। अब ये अलग तरीके के सवाल आ गए, ये अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई पे नहीं है, ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन पे है। आपकी बेसिक कैलकुलेशन पे है ये। कह रहा है 500 पेपरों का एक रिम 280 में खरीदा गया और इसे 25 पेपरों के पैकेट बनाए गए, प्रत्येक को 18 रुपए में बेचा गया, तो लाभ या हानि। अब क्रॉस मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन आपको एक रिम का 18 रुपए बोला है। 500 पेपर का रिम 280 में खरीदा गया, 500 पेपर का एक रिम, और कह रहा है कि 25 पेपर का एक पैकेट 18 रुपए में बेचा गया। क्रॉस मेथड लगाने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कि भैया एक तरफ लिखो वस्तु, एक तरफ लिखो मूल्य। अब आप ऐसे देखो, जब वो खरीदने गया तो उसने 500 पेपर को 280 में खरीदा है। आप ऐसा सोचो कि उसने 500 पेपर को 280 रुपए में खरीदा और उसने 25 पेपर का एक पैकेट बनाया और उस पैकेट को 18 रुपए में बेचा। क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि उसने 25 पेपर को 18 रुपए में बेचा? भाई मैंने बोला कि उसने 500 पेपर 280 में खरीदे और उसने 25 पेपर 18 रुपए में बेच दिए एक रिम बनाकर। तो लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। तो जब वो खरीदने गया तो 500 पेपर 280 में तो खरीद के लाया, और जब वो बेचने गया तो 25 पेपर, केवल 25 पेपर 18 रुपए में बेच दिए। क्या इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो। कि उसने 500 पेपर 280 में खरीदे, 25 पेपर 18 रुपए में बेच दिए। यस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लो भाई, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0, 25 अट्ठे 200, हासिल का 20, 25 दूनी 50 और 20 70। इसकी गुणा करेंगे 18 पंजे 90, यानी कि 9000। अब देखो 7000 की चीज 9000 में बेची तो 2000 का फायदा हो गया। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, 2000 बटा 7000 गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठू 56, 4, लगभग 7 छिंग 42, लगभग लगभग 28.6% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी। आपने क्या बोला? 500 रुपए का रिम 280 में खरीदा, 25 पेपर का, उसमें से 25 पेपर का पैकेट बनाया, 18 में बेच दिया। तो मैंने क्या लिखा? 500 पेपर 280 में खरीदे और 25 पेपर 18 में बेच दिए। भाई मुझे कौन सी संख्या बराबर करनी है? मुझे तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट में पूछ रहा है, तो फिर मुझे संख्या बराबर करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो यह पता करना है कि कितनी चीज कितने में खरीद के लाया और कितनी चीज कितने में बेच दी, बस। तो मैंने कहा 500 पेपर 280 में खरीद के लाया, 25 पेपर 18 में बेच दिए। मुझे कौन सी संख्या बराबर करनी है? नहीं करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 25 280 7000, 518 9000।
7,000 में खरीदा, 9,000 में बेचा, 2,000 का फायदा बटा 7,000 गुणा 100, तो लगभग 28.6% का प्रॉफिट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो ये सवाल देखो जरा। बताओ भाई जरा। कह रहा है 1230 प्रति सैकड़ा की दर से 400 नाशपाती खरीदी गई और 980 रुपए के लाभ पर बेची गई, तो प्रति दर्जन नाशपातियों का विक्रय मूल्य क्या होगा? बोलिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल मतलब है तो आसान, इसे समझना अपने आप में एक चैलेंज है, समझना। ये अच्छा सवाल है, महंगा सवाल है। आप पढ़ो एक दो बार सवाल को, फिर मैं आपको आप ही की समझने वाली लैंग्वेज में इस सवाल को समझाता हूं। पहले आप पढ़ो इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? नाशपाती आप खरीदने गए, नाशपाती आप खरीदने गए मार्केट में, आपने कहा भाई नाशपाती का रेट कितना है? उसने कहा 100 नाशपाती 1230 रुपए की है। क्या बोला उसने? 100 नाशपाती 1230 रुपए की है। आपने कहा 400 नाशपाती दे दो मुझे। तो पहली लाइन का मतलब वही है। अब पढ़ो पहली लाइन को जरा, अब मैंने समझाया आपको, अब पढ़ो, अब समझ में आएगा। उसने कहा 1230 प्रति सैकड़े की दर, यानी कि प्रति सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 100। तो 100 नाशपाती 1230 के दर यानी के हिसाब से आपने 400 नाशपाती खरीदी। तो टोटल कितना पैसा हो गया 400 नाशपाती का? भाई 100 नाशपाती अगर 1230 की है तो 400 हो जाएंगी 1230 गुणा 4। तो कह रहा है और उसे 980 के लाभ पर बेच दिया 400 नाशपाती को। तो कह रहा है बताओ 12 नाशपाती यानी कि एक दर्जन का रेट कितना है? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि उसका रेट कितना है खरीदने वाला। 100 नाशपाती का 1230 रुपए है। तो भाई 400 का कितना हो जाएगा? 400 का 4 से गुणा इधर भी कर दो, 4 से गुणा इधर भी कर दो। 0 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। तो ये क्रय मूल्य आ गया कि भैया 100 नाशपाती का 1230, तो 400 का हो जाएगा 4920। बात सही है। ये खरीदा है उसने, इतने में उसने खरीदा है। अब कह रहा है कि 980 का लाभ और जोड़ दो, इसमें आप 980 रुपए का प्रॉफिट और जोड़ दो। तो भैया फिर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 400 नाशपाती का ही, 400 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 0 8 2 10, 9 9 18 और 1 19, 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5900। 400 नाशपाती का ही कितना हो गया? 5900। अब कह रहा है बताओ एक नाशपाती का मूल्य कितना है? 5900 बटा 400, एक का। तो भैया कह रहा है प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य, प्रति दर्जन, दर्जन में कितनी नाशपाती आती हैं? 12। एक दर्जन में कितनी केले आती हैं? 12। तो आपको पूछ रहा है 12 का विक्रय मूल्य। भाई एक का विक्रय मूल्य, तो 12 का कितना हो जाएगा? 59 बटा 4 गुणा 12, 4 तिया 12, 9 तिया 27, यानी कि 177। तो प्रति दर्जन का मूल्य कितना हो गया? 177। अच्छा सवाल है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ था? 1230 प्रति सैकड़ा की दर है, यानी कि 100 नाशपाती 1230। कह रहा है 400 नाशपाती खरीदे गए, तो 400 का मूल्य 1230 गुणा 4, 4920। कह रहा है इन सभी नाशपाती को 980 के लाभ पर बेच दिया। तो भैया कितने में बेचा? 5900 में। 400 नाशपाती को, एक नाशपाती बटा 400। कह रहा है प्रति दर्जन कितने का मूल्य बेचा? तो दर्जन यानी कि 12, तो 12 नाशपाती को गुणा 12 यानी कि 177। ठीक है, 12 कहां से आया जी?
एक दर्जन में 12 वस्तु होती हैं। कभी मार्केट में गए हो क्या केले खरीदने? पता होगा दर्जन केले कितने आते हैं, बोलो। कह रहा है राजेश 5 किलोग्राम सेब 875 में खरीदता है और उन्हें 220 रुपए प्रति किलोग्राम बेच देता है। बताओ उसे लाभ कितना है, और रुपए में पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं। मैंने बोला क्रॉस मेथड तभी लगाएंगे जब परसेंटेज में पूछे, नहीं तो नहीं। देखो उसने खरीदा कितने में है, उसने 5 किलो 875 में खरीदा। कह रहा है बेचते टाइम 220 प्रति किलोग्राम यानी कि 1 किलो उसने 220 में बेचा। बच्चा जब हमने इस टाइप की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बहुत ही ज्यादा गौर देकर ये बोला था कि अगर प्रॉफिट या लॉस बताना है तो संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट या लॉस बताना है तो संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर उसने 5 किलो 875 में खरीदा, 1 किलो 220 में बेचा, तो 5 किलो कितने में बेचा होगा? 5 किलो 220 गुणा 5 यानी कि 1100 रुपए। तो 5 किलो 875 में खरीदा और 5 किलो 1100 में बेच दिया, तो भैया प्रॉफिट कितने का हो गया? आप कहेंगे 1100 माइनस 875, भैया ये आ गया आपका 225 रुपए का। कितने का आ गया बच्चा? 225 रुपए का प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 में ही पूछा गया है। संख्या बराबर कर दिया आपने और वो करनी है। अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में पूछेगा तो शायद जरूरत नहीं है, रुपए में पूछेगा तो संख्या बराबर करनी पड़ेगी। चलिए इसका एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे के जा रहा हूं, दिमाग लगाना। यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कल हम यहीं से ही शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई? तो अच्छा टाइप था ये वाला, बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।